मुझे ये कहानी आपको बतानी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं ये कहानी बताकर किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखो, अंधेरा होता नहीं है, वो बस है। उजाला होने के लिए सूरज को उगना पड़ता है, दिए जलाने पड़ते हैं, लेकिन अंधेरा पहले से ही हर जगह मौजूद होता है। बुरी आत्माएं भी उसी तरह होती है, वो बस होती है हर जगह जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती। मुर्दाघर भी उसी अंधेरी दुनिया का एक रास्ता है, वहीं की एक जगह है। कुछ महीने पहले ड्यूटी के दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। मुझे देखते ही वो तेजी से चलने लगा, पर मैंने उसे पहचान लिया था, इसलिए मैं खुद उसके पीछे पीछे चला गया। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और उससे पूछा, तुम कुशल हो, है ना? जब मैं पिछली बार कुशल से मिला था तब वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बात करने से भी घबरा रहा था। तब उसकी उम्र कुछ 17 या 18 साल की रही होगी, पर आज वो मुझे ठीक 8 साल बाद दिखाई दिया था। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उगाई थी, पर उसके चेहरे का डर अब भी वैसा ही था जैसा मैंने उसे उस दिन देखा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मेरे सवाल के बाद वो मुझे घूरता हुआ खड़ा रहा। तुम कुशल ही हो, है ना? मैंने फिर सवाल किया। उसने हकलाते और घबराते हुए सिर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया। हाँ हाँ। क्या वो बुरा सपना तुम्हें आज भी आता है? उसके चेहरे की रेशाएं कांपने लगी, हाथ पांव थरथराने लगे। वो अचानक गहरी सांसें लेने लगा और पीछे मुड़कर तेजी से सीधा आगे चलने लगा। उसकी खामोशी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया था। मैं उसे जाते हुए देख रहा था और उसका नाम अपने आप मेरी जुबान पर आ गया, कुशल सिंघवी। कुशल के मिलने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि जो घटना उसने मुझे सुनाई थी वो सच थी या नहीं। मेरी पोस्टिंग उस वक्त एक दूसरे शहर में थी। रात करीब 1 बजे हमें एक कॉल आया कि एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 2 लड़के गायब हो गए हैं। मैं तुरंत ही अपने कुछ साथियों को लेकर एसोसिएशन की ओर चला गया। वहां जाकर पता चला कि वो दोनों लड़के एक ही कॉलेज की ओर से यहाँ किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने आए थे और उन दोनों के नाम कुशल और विकी थे। मैंने अपनी जांच शुरू की तो वहां के वॉचमैन ने मुझे बताया कि दोनों लड़कों को उसने बिल्डिंग के पीछे की ओर जाते हुए देखा था। मैंने वॉचमैन से पूछा कि पीछे क्या है। उसने मुझे बताया वहां जाने लायक तो कुछ भी नहीं है। घास का मैदान है, उबड़ खाबड़ जमीन है और पास में एक बंद पड़ा हुआ अस्पताल है, पर वहां कोई नहीं जाता। उसकी इस आखिरी बात ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने फिर उसे पूछा, वहां कोई नहीं जाता इसका क्या मतलब है? उसने मुझे बोला, मतलब यहाँ के लोग मानते हैं कि वो जगह बुरी और डरावनी है, इसलिए वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। अब मेरे मन में सवाल आया कि लड़के तो यहाँ नए हैं, उन्हें यहाँ आए हुए बस 3-4 दिन हुए हैं, तो जाहिर है कि उन्हें इस जगह के बारे में पता तो नहीं होगा। इसलिए फिर मैंने 2 टीम बनाई। एक टीम को पास के होटल और अस्पतालों में जांच करने भेजा और मैं दूसरी टीम के साथ उस एसोसिएशन के बिल्डिंग के पीछे चला गया। पीछे घास में अंधेरे में हम टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने लगे। उस तरफ सब उबड़ खाबड़ जमीन थी, सूखी घास थी और वहीं आगे सूखी घास का एक मैदान था जिसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और कुछ दूर मैदान को लगकर एक ऊंची दीवार थी। मैंने वॉचमैन से पूछा, दीवार के उस पार क्या है? वॉचमैन ने मेरी तरफ घूर कर कहा, यही तो वो बंद पड़ा हुआ अस्पताल है, मतलब अस्पताल का पिछला हिस्सा है। यही अंदर मुर्दा घर है, मतलब किसी जमाने में हुआ करता था। मैंने उसकी बात सुनकर आंखें बंद की और सोचने लगा। मेरे मन में जो सवाल घूम रहा था वो मेरी जुबान पर आ गया। क्या ऐसा 1% भी चांस है कि वो दोनों अंदर गए होंगे? मेरे एक साथी ने हर तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा, सर, अंदर जाने की कोई वजह नहीं है। वैसे भी कोई लड़का ऐसी सुनसान जगह पर बेवजह क्यों जाएगा? ये तो देखने में ही डरावनी लग रही है। वहां हर कोई यही कह रहा था कि अंदर जाकर देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस मुझे वहीं पर रोक रहा था। कुछ देर खड़े रहने के बाद मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक बार तसल्ली हो जाएगी तो फिर यहां आने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। वॉचमैन वही खड़ा रहा। उसे देखकर लग रहा था कि वो डरा हुआ है। मैंने अपने एक कांस्टेबल को उसके साथ रुकने के लिए कहा और मैं एक दूसरे कांस्टेबल के साथ दीवार फांदकर अंदर चला गया। वहां सब कुछ शांत था, पेड़ों के पत्तों तक की सरसराहट नहीं थी।
हमारे चलने के साथ साथ बस सूखी घास की आवाज हो रही थी और उसके अलावा चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दीवारों के पीछे एक लंबा गलियारा था जिसमें जगह जगह टूटी पुरानी खिड़कियां थी। कहीं लकड़ी टूटकर लटक रही थी तो कहीं टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे। हम दोनों एक साथ टॉर्च को यहाँ वहाँ घुमाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में हम खिड़कियों से अंदर झांक रहे थे। तभी मेरे साथी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, वो देखो, वहां कोई है। मैंने भी किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। हम दोनों ने खिड़की के अंदर टॉर्च घुमाई, लेकिन तब मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। पर मैंने दौड़ने की आवाज साफ सुनी थी, इसलिए हम दोनों ने हाथ में गन थामे हुए सामने की तरफ दौड़ लगाई और एंट्रेंस के पास जाते ही सावधानी से रुके। हमें पता नहीं था कि अंदर कौन है या क्या है, इसलिए हमें अलर्ट रहना था। अंदर जाने से पहले मैंने अपने साथी को रुकने का इशारा किया और उससे पूछा, तुमने क्या देखा था? सर, वहां कोई था जो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही भाग गया, उसने मुझे जवाब दिया। ठीक है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। तुम मेरे ठीक पीछे रहो। तुम पीछे ध्यान रखना और मैं सामने। गन तनी हुई होनी चाहिए। कुछ भी अजीब लगे तो पहले पैरों पर फायर करना और उसके बाद और ज्यादा खतरा लगे तो ऊपर। उसने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति जताई और फिर हम गेट के अंदर चले गए। दौड़ने की आवाज मैंने भी सुनी थी, इसका मतलब वहां कोई था जरूर। हम जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे, एक भयानक बदबू हमारे आसपास फैलने लगी। हम एक एक कर कमरे को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसा मैंने कहा कि वहां अंधेरा बहुत घना था। वहां ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल अंधेरे से कुछ भी हम पर हमला कर सकता है। आखिरकार हम सबसे आखिरी कमरे तक पहुंच गए। मैंने खुद उस कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी कर कर की आवाज हुई और मुझे अंदर से किसी के सिसकने की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं वही दरवाजे पर टॉर्च और गन पकड़े खड़ा रहा। सिसकियों की आवाज से लग रहा था कि कोई अंदर डरा हुआ है, पर यह भी मुमकिन था कि वो हमला कर दे, क्योंकि डर से भरा हुआ इंसान जानवर की तरह खतरनाक हो सकता है। मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ा ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसे झट से बंद कर सकूं। फिर धीमी आवाज में उसे कहा, देखो, तुम जो भी हो, हम पुलिस वाले हैं। तुम्हें यहां बचाने आए हैं। तुम जहां भी छुपे हो, धीरे से बाहर आ जाओ। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ हो तो उसे नीचे रख दो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर मुझे किसी के हिलने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने साथी को दरवाजा पकड़ने का इशारा किया और गन और टॉर्च के साथ धीरे धीरे झुककर देखा। वहां एक किचन जैसी जगह के नीचे मुझे किसी के पैर नजर आए। वो जगह शायद ऑपरेशन वगैरह का सामान रखने के लिए बनी थी। सब तरफ धूल मिट्टी थी। आसपास सब तरफ बदबूदार हवा थी। वहीं नीचे एक बक्से जैसी जगह थी जिसमें कोई छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, उसने अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने देखा कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। मैंने फिर से उसे आवाज दी, डरो मत, मेरी तरफ देखो, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। यह साफ था कि वो बेहद डरा हुआ था। मैंने अपने साथी को सतर्क रहने और गन को ताने रखने का इशारा किया। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और उसे कहा, बाहर आ जाओ, संभल कर। उसने डरते हुए अपनी उंगलियों के बीच से मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे हिम्मत दी, तुम यहां सुरक्षित हो। थोड़ी देर बाद उसने डरते डरते अपना चेहरा बाहर निकाला, पर उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो अभी भी ऊपर देखने से डर रहा है। मेरा दूसरा साथी दरवाजे पर नजरें जमाए हुए था। मैंने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उसे हल्का सा स्पर्श करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो अचानक फूट फूट कर रोने लगा और जैसे ही उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो डर के मारे चीख पड़ा और मेरे पीछे की ओर इशारा किया, जैसे कोई पीछे से मुझ पर हमला कर रहा हो। मैंने तुरंत पलट कर देखा और निशाना साधा। मेरा साथी भी आवाज सुनकर अंदर भाग कर आया। मेरे पीछे कोई भारी चीज थी जो मेरे साथी से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसी के साथ धप करके जोर से आवाज हुई। मैंने अपनी गन उठाई और अंधेरे में ही फायर कर दिया। कांस्टेबल भी तब नीचे गिर पड़ा था। उसने लड़खड़ाते हुए उठकर टॉर्च उठाई। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि वो एक लड़का था जिसकी उम्र भी लगभग 17-18 साल की थी। गले में रस्सी बंधी थी। उसकी जुबान बाहर निकलकर लटक रही थी। आंखें पूरी तरह बाहर निकली हुई थी और चेहरा काला नीला पड़ चुका था। उसे देख मेरा साथी बोला, सर ये तो पहले ही मर चुका है।
मैंने सहमति में अपना सर हिलाया। हाँ, मैंने एक मुर्दे पर गोली चलाई है। तभी मेरे साथी ने दूसरी लड़की की ओर इशारा किया और कहा, शायद ये भी मर गया लगता है। मैंने दूसरी लड़की की ओर बिना देखे उसे जवाब दिया, वो बस बेहोश पड़ा है। उसकी सांसों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। उसके बाद हमने वहां हर चीज को ध्यान से देखा और दूसरी टीम एम्बुलेंस, जनरेटर वगैरह को बुलाने के लिए बाहर खड़े कांस्टेबल को मैसेज देने के लिए कहा। आधे घंटे में वहां पुलिस की 3 गाड़ियां, एम्बुलेंस, जनरेटर और बाकी सब जरूरी लोग और सामान पहुंच गया। जनरेटर की मदद से हमने हर तरफ रोशनी कर दी। बेहोश पड़े लड़के को अस्पताल ले जाया गया और फिर हमने अगले 3 घंटे तक पूरी जगह की छानबीन की। लेकिन उस वक्त हमें उन दोनों के अलावा वहां किसी और के होने के कोई सुराग या कोई सबूत नहीं मिला। रात भर पंचनामा चलता रहा और सुबह 7 बजे के करीब में थका हारा अपने घर चला गया। ये एक बेहद ही आसान केस लग रहा है ना? एक का खून और दूसरा खूनी। खूनी खून करके डर गया और वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके भागने से पहले ही हम वहां पहुंच गए और हमें देखकर वो अंदर भागा और वहीं पर छिप गया और खूनी सबूतों के साथ हमारे हाथ लगा। आसान लगता है ना? पर यह इतना आसान नहीं था। उस वक्त मुझे पता चला कि जो लड़का मरा था उसका नाम विक्की था और जो जिंदा था उसका नाम कुशल था। वही कुशल सिंघवी जो मुझे इतने सालों बाद मिला था। मैं घर तो सोने चला गया, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि कुशल एकदम दुबला पतला सा है और विक्की उससे दुगना वजन का, तो उसने उसे ऊपर कैसे लटकाया होगा? अकेले वो ये सब कैसे कर सकता है? वहां झगड़े के या फिर शरीर पर चोट के कोई निशान भी नहीं थे। और अगर कुशल ने हमें देखा ही था तो वो बाहर भी तो भाग सकता था। फिर वो अंदर की तरफ क्यों भागा? भागने और छिपने के लिए वहां बहुत सारी जगह थी। वो आराम से बचकर निकल सकता था। मेरा मन कर रहा था कि अभी जाकर उससे पूछताछ करूं, इसलिए मैंने अस्पताल फोन किया। तब पता चला कि कुशल अभी भी बेहोश है और तब जाकर मैंने सोने का फैसला किया। दोपहर 2:30 बजे के करीब मैं उठा, खाना खाकर तैयार हुआ और पुलिस स्टेशन चला गया। ऑफिस में पहुंचते ही रात वाला कांस्टेबल मेरे सामने आ गया। उसने मुझे कहा, साहब मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। इतना डर मुझे पहले कभी नहीं लगा। बस मेरी जान निकलनी बाकी थी। मैंने सामने पड़े अखबार की हेडलाइन को पढ़ते हुए उसे कहा, इसी की तो हमें पेमेंट मिलती है। अच्छा, वो कल वाली फाइल जरा लाकर देना और वो पंचनामा की एक कॉपी भी भेजना। कुछ कागज और फाइलें मेरे सामने रखते हुए उसने मुझे कहा, साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि मौत बहुत आराम से हुई है, मतलब कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं, उसका एक बाल तक नहीं उखड़ा गया और तो और उन्होंने कोई नशा भी नहीं किया है। मेरे मन में भी यही सवाल चल रहे थे कि इतने आराम से कोई किसी को कैसे मार सकता है। मैंने कांस्टेबल से कहा, ठीक है तुम जाओ, अब मेरे लिए एक चाय भेज देना और हाँ, अस्पताल फोन कर बताना कि जैसे ही कुशल होश में आ जाए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करे। ठीक है सर। इतना कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ा। और हाँ, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, नींद पूरी कर लो। हो सकता है कि हमें पूछताछ के लिए फिर से बाहर जाना पड़े। और लड़कों के घर वालों को इन्फॉर्म किया कि नहीं? हाँ जी साहब, सुबह ही कर दिया था। ठीक है, जाओ अब। अगले कुछ समय मैं अखबार पढ़ता रहा, 2-3 बार चाय पी और फिर अस्पताल फोन करके कुशल के बारे में पूछताछ की। कांस्टेबल ने मुझे बताया कि वो 2 बार होश में आया था और फिर से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे किसी बात का गहरा सदमा लगा है, उससे अभी पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। मैंने आराम कर रहे कांस्टेबल को बुलावा भेजा और उसे तैयार रहने के लिए कहा। पूछताछ कहीं न कहीं से तो शुरू करनी थी, इसलिए सोचा कि एसोसिएशन और वहां के लड़कों से कुछ जानकारी ली जाए। एसोसिएशन में पहुंचकर पूछताछ की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। बाकी बच्चे उन्हें ठीक से जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो सभी अलग अलग कॉलेज से थे। मैनेजर ने भी उन्हें बस 1-2 बार देखा था, लेकिन कभी उनसे बात नहीं हुई थी। सबसे आखिर में मैंने वॉचमैन से पूछा, कल तुमने कहा था कि वो जगह डरावनी है, वहां लोग जाने से डरते हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या वहां पहले भी कुछ हुआ है? वॉचमैन ने मुंह बनाकर मुझे कहा, पता नहीं साहब, वो अस्पताल तो शायद 10-12 साल पहले ही बंद हो चुका है। मुझे तो यहां आए सिर्फ 2 साल हुए हैं। बस सुना है कि वो जगह अच्छी नहीं है और शायद ये एसोसिएशन बने हुए भी बस 6 या 7 साल हुए हैं। यह शायद ही किसी और को उसके बारे में पता होगा। और तभी मुझे कॉल आ गया कि कुशल इस बार पूरी तरह से होश में आ गया है और थोड़ा नॉर्मल भी है। उसके माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन वो अब भी डरा हुआ था
और फिर मैंने अपने साथी कांस्टेबल से पूछा, क्या करें, पूछताछ के लिए अभी जाएं या फिर कल? उसने उबास लेते हुए मुझे जवाब दिया, साहब कल सुबह ही जाते हैं, उसे ठीक से होश भी आ जाएगा और थोड़ा शांत होने का मौका भी मिलेगा, तब तक मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी। ऐसी हालत में मुझसे गाड़ी चला ही नहीं जाती साहब। मैं उसकी बात समझ सकता था, मुझे अच्छे से पता था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। इसलिए फिर हमने अगले दिन अस्पताल जाने का फैसला किया और उसे रात आराम करने के लिए कहा। दूसरे दिन सुबह हम सीधे घर से अस्पताल के लिए निकल पड़े। वहां जाते ही कुशल मुझे देखकर थोड़ा डर गया। शायद उसे रात वाला मंजर याद आ गया होगा, पर मैं कुछ देर दूर ही खड़ा रहा, उसे ठीक से शांत होने दिया और फिर उसके पास चला गया। मैंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, कुशल है ना? मैं इंस्पेक्टर रघुनाथ हूं और ये कांस्टेबल कमलेश। हमने ही रात को तुम्हें बचाया था, याद है ना? उसने सिर्फ हमारी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बस तबीयत के बारे में जानने आया था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसने फिर हमें देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तभी डॉक्टर वहां आ गए और हमें साइड में ले जाकर बोले, पेशेंट होश में तो आ गया है लेकिन वो फिर सोया नहीं है। उसे बहुत गहरा सदमा लगा है और वो सोने से भी डर रहा है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करता है तो डर जाता है। अगर नींद नहीं हुई तो वो कोमा में जा सकता है और इसलिए हम डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर सुलाने के बारे में सोच रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब बस 10-15 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे उससे बस कुछ साधारण से सवाल पूछने हैं जो आगे की जांच के लिए थोड़ा ज़रूरी हो सकता है और फिर मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर चाहते तो नहीं थे कि मैं उससे कुछ सवाल पूछूं, पर फिर भी उन्होंने मुझे कहा, ठीक है बस ध्यान रखिए, और इतना बोलकर वो वहां से चले गए। मैंने बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहा। अब इतना तो मुझे समझ आ गया था कि कुशल की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन फिर भी मैं उससे ये तो नहीं पूछ सकता था कि तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है, तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, क्योंकि मुझे जो पूछना था वो बहुत जरूरी था। मैं सीधा उसके पास जाकर बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, कुशल मुझे ठीक ठीक बताओ तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ था। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने विकी को मारा है, पर जो भी हुआ है मुझे सच बताना। कुशल ने पलटकर जवाब दिया, मैंने उसे नहीं मारा, उन्होंने मारा है। हम तो बस एक शर्त पूरी करने वहां गए थे। वहां एक औरत थी और उसी के इशारे पर उन्होंने उसकी जान ली है। इसने? कौन थे वो लोग और कितने थे? कुशल मन ही मन में कुछ सोचने लगा और कुछ सोचकर उसने बोला, 7-8 लड़के थे, नहीं 7 लड़के और एक अजीब दिखने वाली भयानक औरत। मैं जब आंखें बंद करता हूं तो वो अब भी मुझे दिखाई देती है। सोने की कोशिश करता हूं तो मेरे सपने में आ जाती है। वो मुझे भी मारना चाहती है और अपने साथ ले जाना चाहती है। कुशल बोलते बोलते अचानक से रोने लगा। मैंने उसे शांत किया और उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया। उसके शांत होने के बाद मैंने अपने साथी कांस्टेबल से उसकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए कहा। फिर मैंने कुशल से पूछा, मुझे शुरुआत से बताओ कि वहां क्या हुआ था, वो लड़के कौन थे और तुम उन्हें कैसे जानते हो। इसके बाद कुशल ने मुझे जो कहानी सुनाई उस पर मुझे आज भी विश्वास नहीं होता। वो कहानी कुछ ऐसी थी, हम वहां अपने कॉलेज की ओर से अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए चुने गए थे। विकी का सिलेक्शन टग ऑफ वॉर और मेरा वॉलीबॉल के लिए। 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि हमारी टीम में कोई जगह नहीं है। बड़े कॉलेज के बड़े खिलाड़ियों को टीम में ले लिया गया था और हम वहां बस एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर थे, दूसरों का सामान उठाने और बस पानी देने के लिए। इसलिए हमने प्रैक्टिस में जाना ही छोड़ दिया। वहां हम 7 दिन के लिए थे और तब 4 दिन बाकी थे। हम दोनों बस यहाँ वहां घूमकर समय बिता रहे थे। चौथे दिन हमने देखा कि हमारी बिल्डिंग के पीछे एक ग्राउंड है और जहाँ कुछ लड़के खेल रहे थे वो हमारी ही उम्र के थे, तो हम भी उनके साथ खेलने चले गए। तब हमें उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने हमें अपने साथ खेलने दिया और मुझे उसी अस्पताल की दीवार के पास फील्डिंग करने के लिए खड़ा किया। पर मुझे तब अजीब लगा जब एक बॉल मेरे सर के ऊपर से सीधे कंपाउंड के अंदर चली गई। मैं वही दीवार के पास फील्डिंग कर रहा था। वो बॉल मेरे पकड़ने लायक थी, पर पता नहीं कैसे एकदम से गायब होकर वो अंदर चली गई थी। मैं वही दीवार के पास फील्डिंग कर रहा था। मैं दीवार फांदकर अंदर जाने ही वाला था कि तभी एक प्लेयर ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं गिरते गिरते बचा और उसे देखने लगा। उस पल विकी भी वहां आ गया।
वो लड़का मुझ पर चिल्लाने लगा, पागल है क्या, कंपाउंड के अंदर नहीं जाना है। वहां से दूर खड़े एक लड़के ने उसे इशारा किया कि अंदर जाने दे उसे। तो वो लड़का बाकी सब पर चिल्लाया, अरे ये कौन है, कहां से आए, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ हो गया तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उनकी बातें सुन रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। वहीं उनका एक प्लेयर पास ही एक पत्थर पर बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। उसने तिरछी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, वो कोई साधारण जगह नहीं है, वो पुराना अस्पताल है, और जहां तुम दीवार पर चढ़ रहे थे वहीं पीछे मुर्दा घर है। विक्की ने अनजाने में तब उसे बोला। तो उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे जवाब दिया, तो वहां आज तक बहुत कुछ हुआ है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। अब तक वहां 7 बच्चे गायब हुए हैं। काफी साल पहले वहां एक वॉचमैन भी हुआ करता था। उसे वहां एक भूत दिखाई दिया और अगले दिन उसने वहीं पर फांसी लगा ली। एक रात वहीं बाहर एक पेड़ से वो लटक गया। उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा जोश आ गया, तो मैंने उसकी बात को बीच में ही तोड़ते हुए कहा, हाँ तो इसमें डरने वाली क्या बात है, कुछ हादसा हुआ होगा उसके साथ। उसने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा, इतनी ही मस्ती है तो जा और बॉल लेकर आ। अब जाऊं या न जाऊं इस बारे में मैंने कुछ सेकंड सोचा और मैं अचानक से दीवार फांदकर सीधा अंदर चला गया। विक्की भी मुझे देखकर हैरान था। अंदर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ चुका हूं। पीछे जो शोर था वो अचानक से एकदम से शांत हो गया था। आसपास सब तरफ सूखी घास, सूखे पेड़ और हर तरफ बिखरे हुए सूखे पत्ते थे। वहां से 15-20 कदम पर एक दीवार थी, एक गलियारे जैसे दिख रही थी। शायद वहां एक लाइन में 8-10 कमरे थे और उस दीवार में टूटी खुली खिड़कियां थी जिनके कांच टूटे और बिखरे पड़े थे। दीवार का रंग उतरा हुआ था। मैं कुछ देर उन खिड़कियों को देखता रहा। कितना अजीब एहसास था। दीवार के उस तरफ घास थी, पेड़ थे जो हरे भरे थे, और दीवार के अंदर सब कुछ सूखा सूखा, मानो इस जगह को किसी का श्राप लग गया हो। मैं वहीं खड़े खड़े एक एक खिड़की को देखने लगा कि वहां कोई है तो नहीं। तभी मुझे कहीं से आवाज आई, अरे वहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जल्दी से बॉल ले और बाहर आ जा। मैं एकदम से चौंक गया। अचानक आई उस आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि विक्की दीवार के ऊपर से झांक कर मुझे बोल रहा था और फिर वो नीचे उतर गया। उसकी आवाज सुनकर मैं होश में आ गया और वहीं से बॉल को आसपास देखने लगा। बॉल दीवार के पास एक खिड़की के नीचे पड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दीवार के पास चला गया। मैं बॉल उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि तब मुझे लगा कि खिड़की के अंदर से कोई मुझे देख रहा है और उसका हाथ बाहर निकला हुआ है। मैं एकदम से बॉल उठाकर खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई परछाई अचानक मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई हो। वहां बार बार कुछ डरावना सा महसूस हो रहा था। रह रहकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं झट से पीछे मुड़ा और भागता हुआ कंपाउंड वॉल पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद पड़ा। जैसे ही मैंने छलांग लगाई, देखा कि वो सारे लड़के वही दीवार से थोड़ा दूर खड़े थे। जिसने मुझे बॉल लाने के लिए उकसाया था वो मेरे हाथ से बॉल लेकर मुस्कुराते हुए बोला था ना, बॉल लेकर आएगा। उस पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। खेल के बाद उन्होंने हमें उस जगह के बारे में कुछ डरावनी कहानियां सुनाई। वो ज्यादातर एक जैसी थी कि कोई लड़के वहां पर खेलने आते हैं और गायब हो जाते हैं। तब उनमें से कुछ कह रहे थे कि वहां पर कोई भूत है, तो कुछ उसे झूठ बता रहे थे। विक्की भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था और उनकी बातों को नकार रहा था। उसने उनसे कहा था कि वो उनके गांव देहात में रात रात भर अंधेरे में घूमते रहते हैं, उन्हें इन सब से डर नहीं लगता। तभी एक लड़के ने विक्की के सामने शर्त रखी। उसने कहा कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो कल रात मुर्दा घर के अंदर जाकर दिखाओ, तब मानते हैं। वहां पर 7 कमरे हैं और सबसे आखिर में पोस्टमार्टम रूम है। वहां जाकर तुम्हें उन 7 कमरों में हमारा नाम लिखना होगा, और अगर इतना सब कुछ कर तुम वापस आ गए तभी हम मानेंगे कि तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। विकी इतने में मानने वाला नहीं था, पर उन्होंने हर बात पर उसे उकसाया। उन्होंने और भी पार्टी वगैरह देने का उसे वादा किया था, और तब जाकर विक्की ने उनसे कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो आज रात ही जाकर नाम लिखकर आ सकता हूं। लेकिन उनमें से एक लड़के ने उसे रोक कर कहा, आज नहीं, कल जाना है, क्योंकि कल अमावस की रात है और ऐसी रात में ही असली मजा आता है। अब विक्की मेरा इतना अच्छा दोस्त तो नहीं था, पर फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो लड़के कौन है हमें नहीं पता, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी
उसने उस शर्त को अपने ईगो पर ले लिया था। अगले दिन पूरे दिन भर वो लड़के हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। न वो वहां खेलने आए थे, न कुछ करते हुए दिखे। हमें लगा कि शायद वो खुद डर गए होंगे। रात को हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी करीब 10:30-11 बजे हमें पीछे की खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो विक्की और मुझे पुकार रहे थे। इतनी रात को उन्हें देखकर मैं डर गया, पर विक्की नहीं डरा। वो उन्हें देखकर खुश हो गया और टॉर्च लेकर जूते पहनकर चुपचाप पीछे चला गया। सच कहूं तो मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर पता नहीं कैसे मैं भी उसके साथ चल दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं खुद अस्पताल की दीवार के पास खड़ा था। मैं सच में चौंक गया। यह मेरे लिए बेहद ही अजीब और डरावनी बात थी। मैंने घबराते हुए विक्की से कहा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अभी अपने कमरे में था। चल विक्की, यहाँ से वापस चलते हैं। विक्की ने तब हंसते हुए मुझे बोला, अरे तू ही तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और इसमें डरने वाली क्या बात है? ये लड़के भी तो यहाँ आए हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। देखना, ये हमें डराने की कोशिश जरूर करेंगे, और अगर तुझे नहीं आना है तो तू यहीं इनके साथ रुक। मैं बस यूं गया और यूं आया, और अगले ही पल विक्की दीवार लांघकर उस तरफ चला गया। मैं असमंजस में था। तभी देखा कि वो 7 लड़के मेरे आसपास खड़े थे। उनमें से एक मेरी ओर घुमा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? उसकी हंसी बहुत अजीब थी। नहीं, मैंने घबराते हुए से जवाब दिया। अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो सब जोर से हंसने लगे और मैंने देखा कि विक्की मेरे सामने खड़ा है। उसने पीछे मुझे देखकर कहा, तू यहां आने वाला नहीं था, तो तू अचानक यहां कैसे आ गया? उस वक्त मैं डर से कांपने लगा। मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो अभी बाहर था। पलक झपकते ही मैं यहां अंदर कैसे आ गया? वहां कुछ तो अजीब हो रहा था। वो सब कुछ मेरी समझ से परे जरूर था, पर मैंने विक्की को समझाने की कोशिश की। देख विक्की, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, बहुत अजीब है। अभी भी वक्त है, चल यहां से भाग चलते हैं। विक्की से यह कहकर मैं दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। मैं जैसे ही नीचे गिरा और उठकर देखा तो पाया कि मैं अभी भी उसी जगह पर हूं। विक्की मेरे सामने खड़ा था। उसे देख मेरा सिर ही घूम गया। मैं तो बाहर गया था ना, पर फिर से अंदर कैसे आ गया? विक्की ने मुझ पर हंसते हुए कहा, बंदर की तरह उछल क्यों रहा है? इतना डर गया है क्या? चल मेरे साथ चल, मैं हूं ना। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, देख एक बार हिम्मत कर ले, फिर कभी जिंदगी में किसी चीज से डर नहीं लगेगा। शायद उस वक्त मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जो वो चाहता था वही मैं कर रहा था। विक्की तब आगे चलने लगा और मेरे पास भी उसके साथ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। घबराकर मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने टॉर्च घुमाई और हमें टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां नजर आने लगी, और उन्हें देख विक्की ने मुझे बोला, अंदर जाने का रास्ता शायद आगे होगा। और वो आगे बढ़ गया। मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ चला गया जहां मैंने कल किसी परछाई को महसूस किया था। वहां अंदर बस काला घना अंधेरा था। लगा कि अनजाने में कोई हलचल दिखाई दी तो मैं वहीं पर मर जाऊंगा, और मैंने झट से अपनी नजर हटा ली और नजर झुकाकर विक्की के पीछे चलने लगा। जैसे जैसे हम उस जगह के करीब जा रहे थे, सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। पर विक्की नॉर्मल था, उसे मेरी तरह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि उसका भी खुद पर कोई काबू नहीं है। अगर होता तो अब तक डरकर वो वहां से भाग गया होता। तभी हमें कहीं से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर पीछे हट गया और विक्की से कहा, तुमने वो आवाज सुनी? वहां अंदर कोई है। विक्की ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, यह जरूर उनकी चाल होगी। उन्हें इस जगह के बारे में पता है। अगर उन्हें डर लगता तो वो यहां तक आते ही क्यों? पता नहीं विक्की मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा था। विक्की एकदम से अंदर चला गया और टॉर्च की रोशनी में वहां के कमरे गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो आखिरी में बड़ा वाला जरूर मुर्दा घर होगा। उसने बिना मेरी तरफ देखते हुए कहा, चल 2 ही मिनट का तो काम है और हम यहां से चले जाएंगे। उसने ऐसा कहा और वो पहले कमरे की ओर बढ़ा। मैंने अपने पीछे से करकराने की और एक दूसरी आवाज सुनी, और लगा जैसे मेरे शरीर से ठंडी हवा गुजरी हो। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने हल्के से गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो सबसे आखिर में दरवाजे में कोई खड़ा था।
कोई परछाई या कोई औरत। मैं तेजी से विक्की की ओर बढ़ा। विक्की पहले कमरे के पास खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर उसे बताया कि विक्की, उस मुर्दाघर रूम के बाहर कोई औरत खड़ी है। विक्की ने उस तरफ टॉर्च की रोशनी डालकर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तू भी उन लड़कों के साथ मिला हुआ है। तू भी नहीं चाहता कि मैं इस शर्त को पूरा करूं, है ना? और वो पहले कमरे के अंदर चला गया। उसने अपनी जेब से चौक निकाली और पहले लड़के का नाम लिखने के लिए जगह ढूंढने लगा। दीवारें बहुत ज्यादा काली थी। तभी उसे खिड़की के पास कुछ दिखाई दिया। उसने देखा कि वहां तो पहले से ही किसी का नाम लिखा हुआ है। उसने अपने हाथ से दीवार को साफ किया तो वो नाम उन्हीं में से एक लड़के का था, और मैं वो देख इसलिए चौंक गया था। विक्की उस नाम के नीचे कुछ लिखने ही वाला था कि तभी हमारा ध्यान पास की खिड़की के बाहर चला गया। देखा तो कंपाउंड की दीवार पर वही लड़का बैठा हुआ था जिसका वहां नाम लिखा था। विक्की ने उसे आवाज देते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग मुझे डराने के लिए जरूर ऐसा कुछ कांड करोगे। उसने विक्की को कुछ जवाब नहीं दिया, बस नाम में सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए हमें देखने लगा। मैंने उस पल आखिरी बार विक्की से कहा, विक्की, पता नहीं क्यों तुझे इस सब में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, पर मैं जानता हूं कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। विक्की ने अपने उसी अंदाज में मुझे जवाब दिया, अबे इतनी फट रही है तो तू अंदर क्यों आया? मैंने पलटकर उसे कोई जवाब नहीं दिया। एक एक कर हमने हर कमरे में जाकर देखा। हर कमरे में वही नजारा था। किसी दीवार पर उनमें से एक लड़के का नाम लिखा हुआ होता था, और फिर वही लड़का हमें खिड़की से बाहर कंपाउंड की वॉल पर बैठा दिखाई देता था। 7वें कमरे में जाने पर मैंने उससे कहा, अब चल, सब कुछ हो चुका है, हमें यहां से जाना होगा। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, अभी 8वें कमरे में जाकर मैं अपना नाम लिखूंगा। विक्की वहां से सीधे 8वें कमरे की ओर चला गया। इस बार मैं बहुत ज्यादा डर गया, और तब मैं इसलिए डरा था कि 7 कमरे, 7 नाम और 7 लड़के, और 8वें में विक्की अपना नाम लिखने जा रहा था। उसके बाद 9वां कमरा, और शायद 9वां मैं ही था। मैं उसके पीछे पीछे जाकर 8वें कमरे के दरवाजे में खड़ा रहा। विक्की वही खिड़की के पास खड़े होकर अपना नाम लिख रहा था। अपना नाम लिखते हुए उसके मन में न जाने क्या आ गया। नाम लिखते हुए उसने मुझे कहा, हमें उन 7 खिड़कियों में वो 7 लड़के दिखाई दिए थे, तो क्या यहां मैं दिखाई दूंगा? और उसने अपना नाम लिखकर टॉर्च की रोशनी में खिड़की से बाहर देखा। कंपाउंड की दीवार पर एक औरत खड़ी थी। उसके शरीर पर पेशेंट के जैसे कपड़े थे। शरीर काला पड़ा हुआ, सड़ा हुआ था। आंखें सफेद थी और वो हमें घूर रही थी। चेहरे पर एक फैली हुई डरावनी सी मुस्कान। उसके हाथों में कुछ था, रस्सी जैसा। वो देख हमारी सांसें रुक गई थी, और तभी हमें एक हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। विक्की ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं खुद घबराया हुआ था। विक्की शायद मुझे कहना चाह रहा था कि ये क्या है, और उसने फिर सामने खिड़की के बाहर देखा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी सामने पड़ी, वो औरत, वो काली परछाई दीवार से उछलकर सीधे उस खिड़की में आकर बैठ गई। विक्की का शरीर वहीं पर जम गया। मैं जान गया था कि वो हिल नहीं पा रहा है। मैंने उसे आवाज लगाई कि विक्की भाग, पर विक्की थरथराता हुआ ठीक उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उस भूत ने, उस डरावनी औरत ने किसी जानवर की तरह अपना जबड़ा खोला और मुझ पर गुर्राने लगी। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ, पर बाहर का गेट बंद हो चुका था, और वो 7 लड़के गेट के बाहर खड़े मुझे देखकर हंस रहे थे। उन्हें देख मैं आखिरी कमरे की ओर भागा और उसके अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था। कुछ पल बाद विक्की मुझे पुकारते हुए बाहर भागा। मैंने वहां से झांककर बाहर देखा। विक्की हर कमरे में जाकर मुझे ढूंढ रहा था। वो हर कमरे के अंदर जाकर फिर बाहर चला आता था। मैं उसे पुकारने ही वाला था कि तभी मैंने उस औरत को देखा। वो ठीक उस मुर्दाघर रूम के सामने खड़ी थी, मतलब मेरे सामने, बस कुछ ही दूरी पर। वो देख मेरी सांसें जम सी गई और मैं वहां से हट गया। मैं धीरे धीरे जाकर वही एक जगह पर छुप गया। कुछ देर बाद मुझे विक्की की बस चीखें सुनाई दी, फिर एक घसीटने की आवाज, और आखिर में उस मुर्दाघर के रूम पर कोई जोर जोर से धक्का देने लगा। दरवाजा खुल गया और मुझे बस उस औरत के सूखे काले पड़े पैर दिखाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कोई रूखा सूखा जला पेड़ हो।
और उसके पीछे पीछे वो लड़के विक्की को घसीटते हुए अंदर लेकर आ गए। और उसके बाद मुझे बस कुछ ही सेकंड तक उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके शरीर को हवा में ऊपर उठाया गया और कुछ पल बाद उसके हाथ में जो टॉर्च थी वो नीचे गिरते ही कांच फूटकर बंद हो गई। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं धीमी धीमी सांसें लेते हुए वहीं पर छुपा रहा। मुझे बस उनके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी भागने की तो कभी चलने की। उसके बाद जब मुझ पर टॉर्च की रोशनी पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई थी। लगा कि मेरे सामने विक्की खड़ा है दरवाजे के पास और वो मुझे बाहर आने के लिए कह रहा है। फिर कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वो आप थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। शायद मैं विक्की की लाश देखकर बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। पर सच कहूं तो सर, वो डरावनी औरत मुझे अब भी दिखाई देती है, अपने साथ आने के लिए कहती है। आंखें बंद करता हूं तो हर तरफ वही नजर आती है, सोता हूं तो उसी के सपने आते हैं। मैं बड़ी शांति से कुशल की कहानी सुन रहा था। कहानी खत्म होते ही मैंने एक नज़र कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर कुशल से कहा, बड़े अच्छे कहानीकार हो बेटा। उन 7 लड़कों तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, पर ये भूत और ये औरत के बाद कहानी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। पर ठीक है, तुम अभी बीमार हो तो हम अपनी तरफ से ही कुछ देख लेते हैं। इतना बोलकर मैं वहां से चला गया और कांस्टेबल से कहा, बड़ी बकवास कहानी है। उसकी कहानी सुनने के बाद मैं फिर से उस जगह खोजबीन करने चला गया था। तो कुशल ने मुझे जो कहा था उसमें से एक बात तो सच थी कि वहां 7 कमरों में 7 लड़कों के नाम लिखे हुए थे और 8वें कमरे में विकी का नाम लिखा था। पर वो जो कह रहा था वैसे घसीटने के, दौड़ने के, किसी के पैरों के वहां कोई निशान नहीं थे। अगर वो 7 लड़के और एक औरत थी तो उनके वहां पर होने का कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलता, हाथ, पंजों के या पैरों के निशान। इतना क्लीन कोई किसी को कैसे मार सकता है? कुशल जरूर कुछ छुपा रहा था। फिर मैंने अपने कांस्टेबल से उस जगह के और वहां के रिकॉर्ड के बारे में खोजबीन करने के लिए कहा और तब हमें वहां अस्पताल के पास कुछ बच्चों के गायब होने के रिकॉर्ड मिले। सभी 7 के 7 तो नहीं मिले, लेकिन जो भी मिले उनके नाम दीवारों पर लिखे नामों से मेल खा रहे थे। उसके बाद अस्पताल बंद होने के बारे में जानकारी निकाली तो एक और बात सामने आ गई कि 10 साल पहले उसी अस्पताल में एक पागल औरत ने अपने ही बेटे को मार दिया था। उसका वहीं पर इलाज चल रहा था और वहां पर ज्यादा कमरे न होने के कारण उसे मुर्दाघर में ही एक कमरे में बंद रखा गया था और वहीं पर उसने अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। बाद में जब वहां एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी तो धीरे धीरे अस्पताल में लोग आने बंद हो गए और फिर अस्पताल को बंद करना पड़ा। अब कहा तो ये भी जाता है कि वहां के जो पॉलिटिशियंस थे वो उस जगह पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे, उस जमीन को हड़पना चाहते थे। पर उस जगह को लेकर लोगों के मन में इतना ज्यादा डर था कि उस अस्पताल की जमीन को छोड़कर पास ही एक छोटे गांव को खाली कराया गया। गायब हुए लड़के भी उसी गांव से थे और इसी बात को लेकर उन गांव वालों को डराया गया था और गांव खाली होने के बाद उसी जगह पर वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई गई थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या खिचड़ी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें कुशल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यह सब कुछ गोलमाल था। पर उस रात मैंने एक सपना देखा कि मैं उसी बंद पड़े अस्पताल में खोजबीन कर रहा हूं। मैं उसी मुर्दाघर के पास खड़ा था, अकेला। सब कुछ शांत और गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था और मेरे सामने उस 9वें कमरे में कुशल खड़ा था। उसके पीछे कुछ था जो छुपकर मुझे देख रहा था और फिर मुझे अपने कानों के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कुशल, कुशल, मेरा हाथ पकड़ो। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ मेरे दुनिया में चलो, कुशल। और मैं उसी पल हड़बड़ाकर जाग गया। तभी मुझे अस्पताल से अपने कांस्टेबल का फोन आ गया और तब उसने मुझे बताया कि कुशल अभी अभी कोमा में चला गया है। ये सब कुछ बहुत अजीब और पेचीदा था। अगले 2 साल तक मैंने कुशल के होश में आने का इंतजार किया। फिर मेरी ट्रांसफर हो गई और फिर 8 साल बाद आज वो मुझे दिखाई दिया था। पता नहीं उस केस का आगे क्या हुआ, लेकिन कुशल को देख इतना तो साफ नजर आ रहा था कि वो अपने अतीत को, उस अंधेरी दुनिया को अभी तक भूल नहीं पाया है। पर कुछ सवाल और भी है जिनके जवाब मैं अब भी ढूंढ रहा हूं और अगर जवाब मिल गए तो मैं जरूर कोई कहानी लेकर आऊंगा।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मुर्दाघर, पुलिस ऑफिसर और एक छलावा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।